So next of the point of discussion is system engineering and product development. दोनों just opposite है, both are just opposite of each other. एक को हमने बोला सिस्टम इंजीनियरिंग, एक को हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सिस्टम इंजीनियरिंग में हम पूरे सिस्टम को डिजाइन करेंगे, द इंटायर सिस्टम विल बी डिजाइन. जैसे एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक शहर का डिजाइन करना है तो बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे इसके अंदर डिजाइन करने के लिए. और दूसरी तरफ आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, एक प्रोडक्ट बना रहे हो. लेट सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो है लेट सपोज मेट्रो. मेट्रो में भी आप क्या कर रहे हो, इंजन की डिजाइनिंग कर रहे हो. मेट्रो में भी क्या कर रहे हो, इंजन की डिजाइनिंग कर रहे हो. तो पहले वाले केस में क्या किया आपने पहले वाले केस में क्या किया, पहले वाले केस में आपने पूरे सिस्टम की डिजाइनिंग कर रखी है, दूसरे वाले केस में आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप किया है. तो दोनों में डिजाइनिंग के अंदर डिफरेंस आएगा, उसी डिफरेंस को हमें समझना आज वाली क्लास में. बट फिर भी मैंने एक बेस दे दिया आपको कि भैया डिस्कशन हम करेंगे किसकी, व्हाट विल बी डिस्कस अबाउट. तो पहले उठाते हैं सिस्टम इंजीनियरिंग को. ट्रैक डिजाइन कर लो, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिजाइन करना है, उसमें आपने जो मेट्रो है, मेट्रो के अंदर बस ट्रैक की डिजाइनिंग कर रहे हो, तो एक कंपोनेंट को उठा के आपने डिजाइन किया है. ट्रैक भी होगा, फिर भैया ट्रैक के अलावा भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन करने होते हैं, भैया रूट डिजाइन करना होता है आपको. तो आपने एक छोटा सा प्रोडक्ट उठा लिया, उसके अंदर ट्रैक. तो सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है, सिस्टम इंजीनियरिंग फील्ड है जो फोकस करती है किसकी डिजाइनिंग के ऊपर, जो फोकस करती है ओवर द डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग एंड इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम. तो ये फोकस करती है डिजाइनिंग के ऊपर, ये फोकस करती है डेवलपमेंट के ऊपर, ये फोकस करती है इंटीग्रेशन के ऊपर, ये फोकस करती है मैनेजिंग के ऊपर. किसको, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल के लिए. तो जो आप सिस्टम डिजाइन करोगे पूरी लाइफ साइकिल के लिए डिजाइन करोगे. ये इंश्योर करती है कि जितने भी कंपोनेंट है हमारे एक सिस्टम के वो एक साथ इफेक्टिवली काम करें. ये इंश्योर करती है जितने भी कंपोनेंट है हमारे सिस्टम के वो एक साथ क्या करें, इफेक्टिवली काम करें. जैसे एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको एक एयरक्राफ्ट डिजाइन करना है, पूरा सिस्टम है एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम डिजाइनिंग में आएगा ये हमारा. क्यों भैया, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी डिजाइन करना है उसका, यहाँ पे आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी डिजाइन करना है. तो प्रोडक्ट आ गया स्ट्रक्चर, दूसरा प्रोडक्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तीसरा मैकेनिकल सिस्टम. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सारे सिस्टम एक साथ काम करें कोऑर्डिनेशन के अंदर, इस तरीके से कि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो कस्टमर है उसकी डिमांड क्या हो पाए, फुलफिल हो पाए. तो इट फोकसेस ऑन व्हाट, इट फोकसेस ऑन डिजाइनिंग, इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट, इट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल. इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एक साथ काम करते हैं. इन द सिस्टम डिजाइनिंग सेवरल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सिस्टम विल वर्क टुगेदर. इसको फ्रीक्वेंटली यूज कहाँ किया जाता है, एरोस्पेस के अंदर. इसको फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है डिफेंस के अंदर. इसको यूज कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर. इसको यूज करते हैं हेल्थ केयर के अंदर. इसको हम यूज करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के अंदर. इसको हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर. सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करनी है, बहुत सारे सिस्टम आएंगे भैया. इंटरफेस कैसा होगा, बैकएंड पे कैसे काम करेगा, एपीआई कैसे डेवलप करोगे उसकी. तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसको आप डेवलप करोगे इंडिविजुअली और बाद में फिर इंटीग्रेट कर दोगे. हेल्थ केयर में काम करता है, बिल्कुल सही बात. तो ये सिस्टम वाइडली यूज होता है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर. इन सेवरल सेक्टर्स दिस सिस्टम डिजाइनिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग इज बीइंग यूज्ड. तो की कांसेप्ट क्या है सिस्टम इंजीनियरिंग के, बिल्कुल हेल्थ केयर में भी काम आएगी. आप कोई सा भी उठा लो, एक हॉस्पिटल उठा लो, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाना, पूरा सिस्टम है वो. एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, जो आपको बिल्डिंग दिख रही होती है वो एक कंपोनेंट है. फिर उसके बाद डॉक्टरों को मैनेज करना भैया वो एक कंपोनेंट है. फिर उसके बाद आपकी लैब वो एक अलग कंपोनेंट है. फिर उसकी मार्केटिंग वो एक अलग पूरी डिजाइनिंग होती है इसकी. फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे कंपोनेंट एक साथ काम भी करें इस तरीके से कि जो हमारा कस्टमर है उसकी डिमांड क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए. सो दैट द डिमांड ऑफ द कस्टमर इज फुलफिल्ड. तो कौन कौन से की सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर, की कंपोनेंट्स होते हैं. तो की कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग, पहला सिस्टम की थिंकिंग. पहला सिस्टम की थिंकिंग कहने का मतलब ये है कि आपको पूरे सिस्टम को इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऊपर फोकस नहीं करना. सो की कांसेप्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग इज सिस्टम थिंकिंग. हर चीज को आप सोचोगे सिस्टम को ध्यान में रख के, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को ध्यान में रख के नहीं सोचोगे कि यार ये वाला कंपोनेंट में लगा तो दिया आपने, बट वो बाकी कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा, तो आपका सिस्टम काम ही नहीं करेगा, योर सिस्टम विल नॉट वर्क. तो यू हैव टू कंसीडर द एंटायर सिस्टम, नॉट द इंडिविजुअल कंपोनेंट. इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा इसके अंदर कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं. आपके जो कंपोनेंट है वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं. तो पहले हमारी भैया सिस्टम थिंकिंग. दूसरी है भैया लाइफ साइकिल अप्रोच. The second concept involved is life cycle approach. आपको जो सिस्टम इंजीनियरिंग करनी है पूरी लाइफ साइकिल की करनी है. लाइफ साइकिल की करनी है इसका मतलब सारी स्टेजेस कवर होंगी इसके अंदर. सारी स्टेजेस मतलब पहली स्टेज आप कंसेप्ट को डेवलप करोगे, दूसरी आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट करोगे, तीसरी भैया उसकी टेस्टिफिकेशन करोगे, चौथी उसको डिप्लॉय करोगे, उसके ऑपरेशन में हेल्प करोगे, और फाइनली मेंटेनेंस और डिस्पोजल करोगे. जैसे एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट, और बहुत सारे सिस्टम आ जाएंगे इसके अंदर. एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल बी देयर इन द सिस्टम. न्यूक्लियर पावर प्लांट सिविल का भी काम है, केमिकल इंजीनियरिंग का भी काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी काम है. न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है अंदर. तो आपने क्या किया भैया, उसके इंडिविजुअल कंसेप्ट को भी सोचा, आपने उसकी डिजाइन डेवलपमेंट भी करी, टेस्टिंग वेरिफिकेशन भी करी, फिर ऑपरेशन भी करी आपने, कैसे होगी ऑपरेशन, और फाइनली उसकी डीकमिशनिंग भी होती है. डिस्पोजल का मतलब क्या है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप डीकमिशन कैसे करोगे, वो भी आपको शुरू में बताना होता है कि आज के 30 साल बाद जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, हाउ इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ. इसका मतलब यहाँ पे आपको जो अप्रोच रखनी है पूरी लाइफ साइकिल तक रखनी है. ये अप्रोच और कहाँ मिलेगी आपको, ये अप्रोच मिलेगा आपको डिफेंस में. डिफेंस का एग्जांपल अभी रिसेंट एग्जांपल ये पिछले 1-2 साल में बहुत सारी डीकमिशनिंग हुई है हमारी सबमरीन. न्यूज़ में सुना होगा कि हमने इस सबमरीन को क्या किया, डीकमीशन कर दिया है. रशिया से लिया था भैया, डीकमीशन कर दिया उसे. इसका मतलब क्या हुआ, आपको उसके डिस्पोजल का भी ध्यान रखना है कि भैया जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी हाउ यू डिस्पोज इट ऑफ. तो वो सिस्टम इंजीनियरिंग का पार्ट है. तो पहला सिस्टम अप्रोच रखनी है आपको, दूसरा लाइफ साइकिल अप्रोच रखनी है, तीसरा की कंपोनेंट क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर. कहने का मतलब है इट इन्वॉल्व्स द एक्सपर्टीज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. मैकेनिकल इंजीनियर भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी होगा, सिविल भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, साइकोलॉजिस्ट भी होगा इसके अंदर. साइकोलॉजिस्ट भी होगा जो आपकी साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करके देगा इसके अंदर. ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा इसके अंदर. तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है इसके अंदर सिस्टम इंजीनियरिंग में, यानी बहुत सारे डिसिप्लिन मिलकर बैठ के काम कर रहे होते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारी ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रेड ऑफ.
ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? आपको कुछ चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी। कुछ चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज की कॉस्ट आएगी। इट मींस यू हैव टू बैलेंस ऑफ व्हाट, यू हैव टू बैलेंस कॉस्ट, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। तो एज पर योर प्रायोरिटी आप इसमें से कुछ चीजें एक्सेप्ट करोगे, कुछ चीज क्या करोगे, ट्रेड ऑफ करोगे, यानी ऑप्टिमाइज करोगे आप। और ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल है। देयर आर सेवरल टूल्स व्हिच आर अवेलेबल दैट विल बी यूजिंग। इसका मतलब हमारे पास चार बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसके अंदर, कि आपको सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर पूरे सिस्टम के बारे में सोचना है, लाइफ साइकिल अप्रोच रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि इसका जो नेचर है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, और फाइनली आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है और ट्रेड ऑफ करना है। तो ये बेसिक जानकारी निकल के आती है, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन। करेंगे कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व। कहां चला गया ये रहा। सो फेजेस ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग, किस फेज में ये डेवलप होती है, वैसे पीछे लिख दिए थे। तो पहला कंसेप्ट एंड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, पहला फेज। तो इसमें आप क्या करोगे, जो प्रॉब्लम है उसको समझोगे, डिफाइन करोगे भैया आपका सिस्टम क्या करना चाहिए। सो यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बहुत बार आपको प्रॉब्लम बताई हुई है। लेट्स सपोज हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आपको एयरक्राफ्ट डेवलप करना है। अगर प्रॉब्लम इज व्हाट, यू हैव टू डेवलप अ न्यू एयरक्राफ्ट, नया एयरक्राफ्ट डेवलप करना है, नया एयरक्राफ्ट डेवलप करना है जो रडार पे डिटेक्ट नहीं हो। तो ये आपकी क्या भैया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आप क्या करोगे भैया, आपका सिस्टम क्या क्या करना चाहिए, आपका सिस्टम इसमें कौन कौन से कि जो भी स्टेक होल्डर है उनकी जरूरतें क्या है। फिर आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट लिखोगे, फिर आप फिजिबिलिटी स्टडीज करोगे इसके अंदर, फिर आप कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन को डेवलप करोगे, यू विल डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशंस। तो कहने का मतलब है इसके अंदर जो भी कंसेप्ट है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको मेंशन कर दोगे। तो मैंने एग्जांपल जो लिया अभी, मेरे को नया एयरक्राफ्ट बनाना है जो रेडार पे डिटेक्ट नहीं हो, विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड ऑन दी रेडार, ये मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें मेरे को क्या क्या करूंगा, पहली एक्टिविटी क्या निकल के आ जाएगी, या पहली एक्टिविटी निकल के आ जाएगी भैया जो स्टेक होल्डर है, जो क्लाइंट इसको बनवा रहा है उसकी जरूरत क्या है। तो स्टेक होल्डर की नीड्स लिखोगे, भैया मेरी जरूरत है कि मुझे एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना है जिसे रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो नई टेक्नोलॉजी लगेगी इसके अंदर। फिर आप इसकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी लिखोगे, रिक्वायरमेंट लिखोगे भैया कि भैया इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट आप ये एनालाइज करोगे कि भैया ये फीजिबल है भी या नहीं, इसमें जो रिक्वायरमेंट बताई है। फिर आप कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन को डेवलप करोगे। तो पहला फेज ये निकल के आता है, द फर्स्ट फेज इज कंसेप्ट एंड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। आप सारी रिक्वायरमेंट लिख दोगे जो भी स्टेक होल्डर्स है कि भैया हमें इन चीजों की जरूरत है, दीस थिंग्स आई बी नीडिंग इन माय प्रोडक्ट। अगला पॉइंट निकल के आता है, अगला जो फेज निकल के आता है वो है हमारा सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब आप पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करोगे इसके अंदर। तो जो भी पीछे रिक्वायरमेंट बताई आपको क्लाइंट ने, उसके करस्पॉन्डिंग अब यहाँ पे आप क्या करोगे, उसकी डिजाइनिंग करने बैठोगे। सो यू क्रिएट द इंटायर सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम आर्किटेक्चर मतलब हाई लेवल का आर्किटेक्चर होता है, ये हाई लेवल का आर्किटेक्चर होता है जिसमें सारी चीजें डिजाइन होती है। कहने का मतलब है हार्डवेयर भी आ जाएगा, सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, कंट्रोल्स भी आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको अलग अलग मेंशन करोगे। जैसे एयरक्राफ्ट में कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे, मैं फिजिकल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। सिस्टम कंपोनेंट की बात करें, जैसे एग्जांपल हमारा प्रोपल्शन सिस्टम होगा, प्रोपल्शन सिस्टम निकल जाएगा, पावर का सोर्स क्या होगा इसके अंदर, फिर थर्मल प्रोटेक्शन कैसे करोगे आप, फिर रेडार में डिटेक्ट नहीं हो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लगाओगे, पीछे स्टेक होल्डर ने स्पीड की लिमिट दी थी आपको, उस स्पीड को कैसे इंश्योर करोगे, हाउ यू इंश्योर दी स्पीड। तो ये मेरे अलग अलग सिस्टम आ गए। तो इन सारे सिस्टम्स पे बैठ के एक साथ काम करोगे आप, यू विल वर्क ऑन ऑल दी सिस्टम्स टुगेदर। जब सारे सिस्टम्स पे एक साथ काम किया, अब इन सिस्टम की इंटीग्रेटिंग होगी। तो अगला फेज भी यही निकल के आता है, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। तो पीछे जो सारे सिस्टम डिजाइन किए उनको असेंबल करके वेरीफाई करके टेस्ट करोगे कि भैया ये एक साथ काम करते भी हैं या नहीं करते। इंडिविजुअली तो आपके सारे सिस्टम बढ़िया है या कंपोनेंट बढ़िया है, पर इनकी इंटीग्रेशन कैसा परफॉर्म करती है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अगला तीसरा फेज आता है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। हियर यू विल असेंबल एंड वेरीफाई दैट ऑल द सिस्टम कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, ये एक साथ काम करते हैं। यानी आपने एयरक्राफ्ट के डिजाइन में इंटीग्रेशन करी किसकी, इंटीग्रेशन करी इंजन की, इंटीग्रेशन करी एवियोनिक्स की, इंटीग्रेशन करी कंट्रोल सिस्टम की, इस तरीके से कि आपको पता चले कि ये तीनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, हाउ दे ऑल दीस थ्री कंपोनेंट्स आर वर्किंग टुगेदर। जब आपने इनकी वर्किंग को देख लिया, एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर हमारा अगला फेज आता है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। चौथा फेज सिस्टम इंजीनियरिंग का, नाउ डिप्लॉय द सिस्टम एंड मॉनिटर द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। आपका जो भी सिस्टम है उसको डिप्लॉय कर दो और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखो भैया कैसे परफॉर्म करता है। तो इंस्टॉल द सिस्टम इन द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, जो भी आपका ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है उसमें सिस्टम को क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। ट्रेन करो एंड यूजर को, ऑपरेटर को, भैया पायलट कैसे चलाएगा उसे। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया हुआ है कि नया आपने फाइटर जेट बनाया है जो रेडार से डिटेक्ट नहीं होता, तो आप ट्रेन करोगे किसको, जो पायलट है उसको, एंड यूजर को, जो ग्राउंड स्टाफ है उनको ट्रेन करोगे, जो भैया वहां पे सिग्नल सिस्टम पे बैठे हुए हैं उनको ट्रेन करोगे, यू विल बी ट्रेनिंग देम आल्सो। तो डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन निकल के आ जाती है। अब जब डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन हुई इसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल, कि आप इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कैसे करोगे, कौन से पार्ट लगेंगे, कौन से पार्ट की जरूरत पड़ रही है, किसमें वेरिएंट ज्यादा निकल के आ रहा है, और फाइनली जब ये आपका एयरक्राफ्ट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा इसको आप डिस्पोज कैसे करोगे, हाउ यू विल बी डिस्पोजिंग, यानी इसकी डीकमीशनिंग कैसे होगी। कहने का मतलब ये है, ये किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। क्यों, इसी के अंदर मैंने आपको एक बता रखा रिवर्स इंजीनियरिंग, इसी में हमने डिस्कस कर रिवर्स इंजीनियरिंग। आपका अगर ये एयरक्राफ्ट किसी के हाथ लग गया वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर देंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग का एम ही क्या होता है, अपने कॉम्पिटिटर की टेक्नोलॉजी को समझना, अपने कॉम्पिटिटर की टेक्नोलॉजी को समझना, वो पूरा डिसमेंटल करेंगे उसको और ये समझ लेंगे कि आपने इसमें कौन सी टेक्निक यूज कर रखी है। तो आपके पास इसका पहले से प्लान होना चाहिए, तो आप मेंटेन भी करोगे और साथ में इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज भी करोगे भैया किसी का। तो यू हैव टू परफॉर्म द रेगुलर मेंटेनेंस, अपडेट करना पड़ेगा, इसको अपग्रेडेशन लगानी पड़ेगी, कोई चीज पुरानी हो जाती है तो रिप्लेस भी करना पड़ेगा, और फाइनली एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से आपको इसको डिस्पोज भी करना है, यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ।
तो ये हमारे 5 फेजेस आ जाते हैं। तो अगर वापस रिपीट करें फेजेस को, पहला फेज क्या था हमारा भैया, कंसेप्ट एंड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन लिखोगे। दूसरा सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट करोगे। तीसरा सिस्टम की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग करोगे। चौथा डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन करोगे। पांचवा इसकी मेंटेनेंस करोगे। फाइनली डिस्पोजल कर दोगे। यू डिस्पोज इट ऑफ। डिस्पेंटल करके सीखना, रिवर्स इंजीनियरिंग। क्लियर है? तो ये हमारे फेजेस निकल के आ गए। These are- चले। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से टूल लगेंगे? अब मैंने जो आपको 5 फेज बताया, पांचों फेज के अंदर आप टूल्स बता सकते हो कौन कौन से लगेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स दैट विल बी यूज्ड? कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर? अभी पीछे बोला कि मैं आप टेस्टिंग करोगे रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर। रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर अगर आप टेस्टिंग करोगे, इसका मतलब आपको सिमुलेशन करनी पड़ेगी, प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। तो सिमुलेशन और प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। जैसे विंड टनल बनानी पड़ेगी आपको, उसके अंदर ये एयरक्राफ्ट चलाओगे रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर, तो सिमुलेशन करनी पड़ जाएगी। अच्छा, हम रिस्क मैनेजमेंट भी करेंगे इसके अंदर। विल डू एफएमईए, बता रखा है, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, कि आपका एयरक्राफ्ट किस कंडीशन में फेल हो सकता है, तो एफएमईए की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट टूल्स लगेंगे इसके अंदर। विल बी नीडिंग दी मैनेजमेंट टूल्स, क्योंकि आपको सारे सिस्टम को मैनेज करना है, अलग अलग कंपोनेंट्स को मैनेज करना है। तो जो टूल्स सकते हैं वो तो खुद ही बता सकते हैं। प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप की टेस्टिंग लगेगी। अच्छा, 3D मॉडल बनाने पड़ जाएंगे। कार्बन फुटप्रिंट का बिल्कुल डिस्कस किया ही हमने भैया, कि भैया कि जब आप डिस्पोज करोगे, डिस्पोजल किस तरीके से होना चाहिए, एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कार्बन फुटप्रिंट का भी आपको ध्यान देना है, कि ऐसा नहीं कि आपने जो एयरक्राफ्ट है लास्ट में उसको जला दिया। तो सीएफडी होगा, एनसिस होगा, कैटिया होगा। ठीक है, सीएफडी हो गया, एनसिस हो गया, कैटिया हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इसका। ठीक है, बढ़िया है। कहाँ यूज होती है हमारी सिस्टम इंजीनियरिंग? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग? बहुत सारे एग्जांपल बताए पीछे। एरोस्पेस में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है, फिर एक आपने बताया था हेल्थ केयर में, यानी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा पिक्चरों में, या खुद का भी हुआ होगा, एमआरआई स्कैनर देखा होगा आपने? यू मस्ट हैव सीन एमआरआई स्कैनर। उस तरह की डोम होती है, बिठाते हैं स्ट्रेचर के ऊपर, अंदर भेजते हैं आपको एमआरआई कराने के लिए। फिलिप्स का आता है, वो पूरा सिस्टम है, इट इज अ कंप्लीट सिस्टम। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आती है, तो पूरा सिस्टम डिजाइन कर रखा है उसके अंदर। उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट भी है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी है, रेडिएशंस भी है उसके अंदर इन्वॉल्व। रेडिएशन आर आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। बिल्कुल। अच्छा, सिविल का काम भी है, वो जो रूम बना होता है उससे जो रेडिएशन बाहर नहीं आनी चाहिए। जिस कमरे में लगा हुआ होता है एमआरआई स्कैनर, उससे रेडिएशन बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको कमरा भी कैसा बनाना है? एक्सरे शील्डिंग। तो आपको मटेरियल ऐसे यूज करने पड़ेंगे जिससे रेडिएशन पास नहीं करती हो, तो वो मोटार यूज करना पड़ेगा, या आपको पिक्स ऐसी यूज करनी पड़ेंगी जो एक्सरेज को पास नहीं होने देती है, या रेडिएशन को पास नहीं होने देती है। तो एक एग्जांपल दिया आपको कि हेल्थ केयर और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी काम आता है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग सिस्टम के कंपोनेंट्स डिजाइन करने पड़ते हैं। क्या चैलेंज है इसके अंदर? व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस इन सिस्टम इंजीनियरिंग? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट है। दूसरा, ये कॉस्टली है, इट इज वेरी कॉस्टली। जितने एग्जांपल ये सबसे समझ में आ गया होगा। दूसरा, आपको इंटीग्रेशन करना है सारी टेक्नोलॉजीज का, वो बहुत टाइम लेता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा, और क्या चैलेंज? कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स है, मोर नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है कि अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो टिल नाउ द एंटायर फोकस वाज ऑन सिस्टम इंजीनियरिंग, पूरे सिस्टम की डेवलपमेंट कर रही थी। अब सारा फोकस किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? अब सारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर। तो इट इज द प्रोसेस इन विच यू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट। एयरप्लेन बना रहे थे क्या? हाँ, अभी एरोप्लेन बना रहे थे। अच्छा, उसको बोल रही है अमित को क्या एरोप्लेन बना रहा था, बना लेगा ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या करते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ कंप्लीट प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द आइडिया टू द मार्केट। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें आप कंप्लीटली नए प्रोडक्ट को, या आइडिया को, या सर्विस को, या प्रोसेस को मार्केट में लेके आते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स द आइडिया जनरेशन। इसमें आप डिजाइनिंग करोगे, इसमें आप प्रोटोटाइपिंग करोगे, इसमें टेस्टिंग करोगे, इसमें कमर्शियलाइजेशन करोगे, यानी फाइनली इसको उतार दोगे। तो ध्यान रखना है, इसमें आप एक प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो, इसमें आप एक सिस्टम को नहीं लेके आ रहे हो। हियर यू आर नॉट ब्रिंगिंग द सिस्टम इनटू द मार्केट। पीछे सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने आपको। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अभी मैंने आपको एमआरआई का एग्जांपल दिया, बायोमेडिकल के अंदर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आईओएस, क्या फुल फॉर्म है इसका? आईओएस, इसमें एस क्या है लास्ट में? इसमें एस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये पूरा सिस्टम आया हुआ है हमारा, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो सॉफ्टवेयर में काम आती है हमारी सिस्टम इंजीनियरिंग। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। तो सेम इसी का एग्जांपल लेते हैं। एप्पल ने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, आईओएस। अब एप्पल ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेट्स सपोज स्मार्ट वॉच। ये एक प्रोडक्ट है, ये सिस्टम नहीं है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिफरेंट हो गया किससे? सिस्टम की इंजीनियरिंग से। तो उसी का एग्जांपल ले लिया मैंने, आप टेकन दैट एग्जांपल ओनली।
तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप एक नया प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस मार्केट में लेके आते हो, आइडिया से लेके कहां तक, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से लेके उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके टेस्टिंग से लेके प्रोटोटाइपिंग से लेके डिलीवरी तक सारी चीजें इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। हाँ, डिलीवरी भी इन्वॉल्व होगी। तो ये हमारा काम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। तो कौन कौन सी स्टेजेस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर? पहला, मार्केट रिसर्च करो और आइडिया की जनरेशन करो। मार्केट रिसर्च करी भैया कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस चीज की नीड है, किसका गैप है मार्केट के अंदर, क्या प्रॉब्लम है कस्टमर की, और उसका सॉल्यूशन दे दो। तो एक गैप आइडेंटिफाई करो मार्केट में और उसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर दो। सिंपली आइडेंटिफाई द गैप इन द मार्केट एंड प्रोवाइड इट्स सॉल्यूशन, डिमांड बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा भैया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी आपको। तो बहुत माथा मारना पड़ता है इसके अंदर, भैया क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं है मार्केट के अंदर, कस्टमर क्या मानता है, अभी क्या मिल रहा है उसे, हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। फिर कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ता है कि भैया क्या चाहते हो आप, किस चीज की दिक्कत आ रही है आपको। फिर आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करते हो कि अभी जो प्रॉब्लम है कस्टमर की उसको सॉल्व करने के लिए मार्केट में कौन कौन बैठा हुआ है, मार्केट में कौन कौन बैठा हुआ है। और इसके लिए जनरली लगती है हमारी स्वेट एनालिसिस। तो ये भी पूछेगा आपसे, क्या भैया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, कि आपने जो सॉल्यूशन बताया है इसकी स्वॉट एनालिसिस, आपके जो सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ दैट। आपने जो सॉल्यूशन बताया उसकी वीकनेस क्या है, व्हाट इज वीकनेस ऑफ दैट। आपने जो सॉल्यूशन बताया उसकी अपॉर्चुनिटी किस किस सेक्टर में आएगी, और फाइनली इसको थ्रेट किससे, कि और कौन कौन सा कॉम्पिटिटर है जो आपको थ्रेट दे सकता है। जैसे एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है, लिखा भी हुआ है देखो, टेस्ला। तो टेस्ला और फिर है बीवाईडी। टेस्ला पहले भी बहुत बड़ी कंपनी थी, आज भी बहुत बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट सबसे बड़ी कंपनी है जो ईवी बनाती है। बीवाईडी अभी अभी आई है और इसको कंपटीशन देने लग गई है, इनफैक्ट डिस्प्लेस भी कर दिया टेस्ला को। तो उसने भी इनफैक्ट टेस्ला को तो डिस्प्लेस भी कर दिया इसने। पर जब बीवाईडी आई थी उस समय इसने ये सारी एनालिसिस करी होगी, स्वॉट एनालिसिस, कि भैया मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, व्हाट इज माय वीकनेस, वीकनेस के ऊपर काम करो। अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास, भैया पूरा मार्केट खुला हुआ, अकेला टेस्ला है बस ईवी मार्केट के अंदर वर्ल्ड में। और थ्रेट क्या है, बहुत बड़ी कंपनी आसानी से वे चुपचाप अपना काम करते गई। ये इसका इंटरव्यू भी आया हुआ है एक टेस्ला के मालिक का, जिसमें वो बोल रहा है भैया बीवाईडी कोई कंपनी भी है क्या। तो कहने का मतलब है टेस्ला ने स्वॉट एनालिसिस नहीं करी कि भैया ये उसके लिए थ्रेट हो सकता है बहुत बड़ा आने वाले टाइम में, और आज है। इसका रियल एग्जांपल अभी, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल दूं, इंडिया में आपको बीवाईडी मिल जाएगी, टेस्ला नहीं मिलेगी। इंडिया में आपको बीवाईडी मिल जाएगी। अब देख लो, 2 साल से काम कर रही है बीवाईडी, 3 साल से काम कर रही है बीवाईडी इंडिया में, ये अभी परेशान होता फिर रहा है, अभी तक भी नहीं आया ये यानी अगले 1 डेढ़ साल तक नहीं मिलेगा आपको इंडिया में। तब तक तो बीवाईडी ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुका होगा इंडियन मार्केट को। जब भी आप एंटर करते हो आपको 1 2 साल लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है मार्केट लीडर है, पर उसके बाद भी स्वेट एनालिसिस 27 में। हाँ, तो जो भी है मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से लेके बता रहा हूँ मैं। तो जो भी आपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए मार्केट रिसर्च करी, आइडिया जनरेट किया, अगले स्टेप में आप उसकी फिजिबिलिटी चेक करोगे, सारी फिजिबिलिटी। सो आइडिया स्क्रीनिंग एंड फिजिबिलिटी, कि भैया फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है या नहीं है, लीगल फिजिबिलिटी है या नहीं है, रेगुलेटरी कोई कंस्ट्रेन है या नहीं है इसके अंदर। एक बार आपने सारी फिजिबिलिटी स्टडीज कर ली, वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज टेस्ला ऐसी बैटरी यूज कर रही है अपनी गाड़ियों में जो इंडिया में बैन है, ये काम ही नहीं कर पाएगा, होगी तुम बहुत बड़ी कंपनी, अलाउड ही नहीं है इंडिया में। तो आपको चेक करना पड़ता है कि आप रेगुलेटरी सारी चीजों को फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, whether you are fulfilling all the compliances or not। तो आपको feasibility स्टडी भी करनी पड़ती है। इसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपका आइडिया है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दोगे, यानी प्रोटोटाइप बनाना चालू करोगे, जो हमने पीछे सिस्टम में भी किया था। वहाँ पे सिस्टम का प्रोटोटाइप था, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप है। फिर से कौन कौन से टूल आ जाएंगे भैया, 3D मॉडलिंग होगी, कैड की मदद दे सकते हो यहाँ पे आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द ऑटोकैड। आपने और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोटोटाइप बनाओगे, यू विल क्रिएट अ प्रोटोटाइप। इसके बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे, अब ज्वाइन कर रहे हैं भैया 40 मिनट बाद। टेस्ट, क्या प्लस वालों को मतलब मैं खुद ही अपना मैं मतलब प्रैक्टिकल
चलो हम तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करें थे किसकी, हमारा जो तीसरा स्टेप था वो था कंसेप्ट डेवलपमेंट का और प्रोटोटाइपिंग का। 70% स्कोर करना है बस। सब इक्वल किया। हाँ तो अभी भी बहुत टाइम है, अगर आप अभी भी करो, 11 तारीख तो हो रही है आज। तो 40-45 दिन ही लगे थे, एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा क्या नहीं पता भाई। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात पहुंच गए थे तीसरे फेज तक, कंसेप्ट की डेवलपमेंट करेंगे, प्रोटोटाइपिंग करेंगे, इसके बाद इसकी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर दिस इंजीनियरिंग विल स्टार्ट। देखो अगर प्रोजेक्ट एग्जाम की डेट आगे होती है ये तो भी अच्छी बात है, आगे हो जाएगी, मैं एक और कोर्स लेके आ जाऊंगा, एक नया कोर्स बना के ले आ जाऊंगा मैं, तभी अच्छी बात है। नहीं होती तभी अच्छी बात है भाई। क्यों इतना सोचना है तुम्हें, क्यों इतना परेशान होते हो। 22 ही है ना, 22 नहीं है भाई, 20 है। सब्जेक्ट पूछ रहे हो तो 24 है, डेट पूछ रहे हो एग्जाम की तो 20 है। इसके बाद हम डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग कर लेंगे, मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इंडस्ट्रियल डिजाइन देखेंगे, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने बताया उसकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये एप्टीट्यूड के 22 बोल रहा होगा, जीएस और हिंदी काउंट ही नहीं कर रहा होगा। सो आफ्टर दिस डेवलपमेंट टेस्टिंग विल बी कैरिड आउट, जो आपने बोला, विल डेवलप द प्रोडक्ट एंड फाइनली विल गो फॉर द टेस्टिंग। अच्छा टेस्टिंग में इन वर्ड्स को भी ध्यान रखना, वो पूछेगा अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं टेस्टिंग के अंदर। अल्फा टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये इंटरनल टेस्टिंग होती है जो डेवलपर करता है। बीटा टेस्टिंग क्या होती है, जब आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, जिसने इस प्रोडक्ट को डेवलप कराया वो यूज करता है। जैसे एक बार भी इनिशियली जब लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को, ग्लिचेस आते हैं, आपका जब रिजल्ट आता है, जब साइट पे रिजल्ट आता है, शुरू के 1 घंटे में क्या हो रहा होता है, सर्वर डाउन है, अभी नहीं लोड हो रही साइट। जैसे उन्होंने लॉन्च किया उसके शुरू के 1-2 घंटे में दिक्कत आती है, काम नहीं कर रहा है, बहुत इशू आते हैं। तो ये बीटा टेस्टिंग के बाद की फेज होती है। तो अल्फा टेस्टिंग जब डिजाइनर ने खुद टेस्ट किया, बीटा टेस्टिंग कस्टमर को पकड़ा दिया, यानी क्लाइंट को पकड़ा दिया कि भैया तुम टेस्ट कर लो। इसके बाद हम मार्केट को लॉन्च कर देते हैं, पर तब भी इसका कूलिंग पीरियड होता है, यानी शुरू के कुछ टाइम तक हमें पता है प्रॉब्लम्स आएंगे, ग्लिचेस आएंगे, उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे आपका रैंक प्रेडिक्टर मार्केट में लॉन्च, जैसे लॉन्च होगा शुरू में दिक्कतें आती हैं इनिशियली, तो शुरू के आधे घंटे 2 घंटे तक दिक्कत चलती रहती है, उसके अंदर कोई ना कोई इशू आएगा। तो जो इशूज है तो वो रिजॉल्व करने में टाइम लग जाता है शुरू के अंदर। तो हर प्रोडक्ट में होता है, यहाँ पे नहीं होता, हर प्रोडक्ट में मिलेगा आपको, यू विल फाइंड इन एवरी प्रोडक्ट। कोई से भी गाड़ी ले लो, नई गाड़ी आएगी भैया, शुरू के 1 महीने 2 महीने में हमेशा ग्लिचेस होंगे उसके अंदर, इसलिए नई गाड़ी तो उठानी नहीं चाहिए कभी। फिर जो डिजाइनर है यानी जो कंपनी है वो भी समझती है इस बात को, वो धीरे धीरे पीछे रेक्टिफाई करके फिर निकाल देती है। तो जब तक कोई चीज थोड़ी सी मैच्योर नहीं हो जाती उसमें हमेशा ग्लिचेस आते रहते हैं, यू विल फाइंड द ग्लिचेस इन दैट। फाइनली विल गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। तो इसके बाद डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बाद हम किसमें चले जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में चले जाएंगे। विल सेट अप द प्रोडक्शन लाइन, असेंबली लाइन, सप्लाई चेन को सेटअप करेंगे, लॉजिस्टिक करेंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करेंगे और फाइनली क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। और इसके बाद हम मार्केट में लॉन्च कर देंगे, विल लॉन्च इनटू द मार्केट और फाइनली कमर्शियलाइजेशन विल बी डन। मार्केट में लॉन्च किया, फिर मार्केट में लॉन्च करने के बाद मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, हर जगह आपको जानकारी दी जाती है भैया ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, सेल पे ये प्रोडक्ट। फेलियर कॉस्ट कवर अल्फा बीटा में, हाँ बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में भी चेंज करेंगे। वो अपडेट करना कोई बड़ा इशू नहीं होता। अपडेट कौन सी डिजाइनिंग के अंदर आता है अडेप्टिव डिजाइनिंग तो होती है। जब आप बोल रहे हो अपडेट, सॉफ्टवेयर में अडेप्टिव डिजाइन बहुत तेजी से होता है। आपके जो सॉफ्टवेयर है इसमें अडेप्टिव डिजाइनिंग बहुत तेजी से होती है, बेस वही होता है, आप बस उसको क्या कर देते हो, अपडेट कर देते हो, एक नया वर्जन ले आते हो उसके अंदर। फिर उसके बाद क्या करोगे, प्रोडक्ट आ जाएगा, पोस्ट लॉन्च इंप्रूवमेंट करोगे, जो बताया लॉन्च होने के बाद भी इंप्रूवमेंट होता रहता है, और जब आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है आप इसको स्केल कर देते हो, यू विल स्केल इट ऑफ, फिर हमारी स्केलिंग चालू हो जाती है। तो ये हमारे फेजेस आ गए। क्यूए में एक्स बार से डिफर है क्या, क्यूए में एक्स बार क्या बोल रहे, क्या चीज बोलिए, कुछ तो बोला हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है भैया प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हमारे मॉडल्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब खूब सारे मॉडल्स हैं हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, एक एक करके उठाते हैं। पहला है हमारा वाटरफॉल मॉडल, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। फर्स्ट ऑफ द मॉडल विच इज अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज वाटरफॉल मॉडल। क्या करते हैं, इसमें सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करते हैं, आइडिया से लेकर लॉन्च तक एक एक स्टेप को डिजाइन किया जाता है। ट्रेडिशनली सबसे पुराना तरीका ये। तो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज बीइंग कैरिड आउट। इट इज यूज्ड इन हार्डवेयर बेस्ड इंडस्ट्री। हार्डवेयर बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गई, जैसे हमारी ऑटोमोबाइल हो गया, एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, वहां पर यूज करते हैं वाटरफॉल मॉडल को। इसका ड्रॉबैक क्या है, और द ड्रॉबैक ऑफ दिस, ड्रॉबैक इसका ये है कि एक बार आपने डेवलपमेंट कर ली फिर पीछे जा पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार आपने डेवलपमेंट कर ली, पीछे जा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सो वंस द डेवलपमेंट इज डन, टू मेक द चेंज इट इज वेरी डिफिकल्ट। चेंज करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है इसके अंदर। तो इसको हम बोलते हैं वाटरफॉल मोड या ट्रेडिशनल अप्रोच प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है हमारी एजाइल डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिलिटी,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। एजिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होता है, अडेप्ट करने की क्षमता, इसको एजिलिटी बोलते हैं। दिस इज नोन एज एजिलिटी। तो पीछे वाला क्या था? रिजिड था। यहाँ पर हम क्या करते हैं? छोटी और फास्ट साइकिल रखते हैं डेवलपमेंट की, जो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? इंप्रूव करते जाते हैं। ये जो एजाइल डेवलपमेंट है जनरली सॉफ्टवेयर में यूज होता है। हर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको सॉफ्टवेयर में अपडेट मिलता है। गाड़ी में अपडेट इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आपको, एयरक्राफ्ट में अपडेट इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे एक बार डेवलपमेंट होगी, पीछे जा पाना बहुत मुश्किल होता है। एजाइल डेवलपमेंट में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं छोटे छोटे होते हैं प्रोडक्ट के, और फास्ट साइकिल्स होती है हमारे इंप्रूवमेंट की या टेस्टिंग की। इसका एडवांटेज क्या है? इट विल अलाउ यू फ्रीक्वेंट चेंजेस। ये फ्रीक्वेंट चेंज आपको अलाउ कर देगा। कस्टमर को पसंद नहीं आया, आप क्विकली उसे क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास लीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब वेस्टेज कंपैरेटिवली कम होगी, जो आइटरेशंस होगी वो कंपैरेटिवली फास्ट होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा क्योंकि वेस्टेज क्या कर रखी है आपने? कम कर रखी है। तो ये लीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ही कम एम्प्लॉइज लगेंगे, स्टाफ बहुत कम लगेगा, मटेरियल बहुत कम लगेगा, तामझाम बहुत कम मिलेगा। और इसका एग्जांपल भी देखो, टाटा प्रोडक्शन सिस्टम। टोयोटा की गाड़ियां उठाना, गाड़ी के अंदर बैठना, तामझाम बहुत कम मिलेगा आपको, इसलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यार हाईली ड्यूरेबल, 10-10, 20-20 साल अपनी लाइफ से ऊपर भी चल जाती है गाड़ियां, क्योंकि जो कंपोनेंट होते हैं मिनिमल होते हैं उनके ऊपर। ये मैंने शायद जानकारी भी दी थी आपको, जापानीज कंपनी और यूरोपियन कंपनियों के अंदर। तो जापान के अंदर बहुत ही मिनिमल चीजें रखते हैं और सिंपल रखते हैं। यूरोप में कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, करेंगे वही काम, उतनी इफेक्टिव होंगी पर कॉम्प्लिकेट कर देंगे उस चीज को। तो ये लीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। दे वर्क ऑन लीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जनरली कहाँ काम आता है? स्टार्टअप के अंदर। रिसोर्सेज नहीं होते हमारे पास, बहुत कम रिसोर्सेज है। तो स्टार्टअप में जो हमारा प्रोडक्ट डेवलप होता है उसी अप्रोच के ऊपर डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारी डिजाइन थिंकिंग अप्रोच। प्रोडक्ट को डेवलप करने की डिजाइन थिंकिंग अप्रोच मतलब ये ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है, जो फोकस करती है यूजर के नीड के ऊपर। जो फोकस करती है यूजर के नीड के ऊपर। यूजर के नीड के ऊपर मतलब इंसान को जो चाहिए आपको वही चीज डेवलप करके देनी है। इंसान को जो चाहिए आपको वही चीज डेवलप करके देनी है। जैसे एग्जांपल आजकल आता है कि कुर्सियों के भी डिजाइन आने लग गए, आपके जो गद्दे होते हैं वो भी हमारी नीड के हिसाब से आने लग गए। मेमोरी फोम है उसके अंदर। तो प्रोडक्ट डेवलप किया जिससे आपके पीठ में दर्द नहीं हो। रिक्वायरमेंट थी, बैठे बैठे पीठ में दर्द हो जाता है, तो आजकल कुर्सी पे भी लगाने का क्वेश्चन सपोर्ट आ जाता है। तो ये आपने किसको दिमाग में रखते हुए डिजाइन किया प्रोडक्ट? ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन। यहाँ पे सारी चीज किसके ऊपर बेस होती है? इंसान के कंफर्ट के ऊपर बेस होती है। आपका जो फोन है उसका जो इंटरफेस है बहुत ही आसान होना चाहिए। 2 ऐप है, एक का इंटरफेस बिल्कुल ही गया बैठा है, आपको ढूंढनी पड़ रही चीज है। दूसरे में इंटरफेस इतना आसान है, सामने सामने आपको दिख जाता है। तो आपका जो यूआई यूएक्स है बहुत ही आसान है, तो आपको ध्यान में रखते हुए बनाया है। क्लिक रेट बहुत कम है, कहने का मतलब 2 क्लिक में आपका काम खत्म। एग्जांपल देता हूं, आप पेमेंट करते होगे पेटीएम से, फोन पे से, जीपे से, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं करते होगे। रीजन क्या है इसका? बैंक पुराने जमाने में काम कर रहा है अभी भी। पहले भैया अपना लॉगिन करो, लॉगिन करने में माथा मारेगा इतना, आधी बार तो पासवर्ड गलत बता देगा। चलो ठीक है, पासवर्ड याद भी रखा उसने, फिर भैया ढूंढो पेमेंट करने का, कहाँ पेमेंट करने जाना है, तो उसमें वो अकाउंट नंबर मांगेगा, फिर भैया ओटीपी मांगेगा, कार्ड के पीछे की डिटेल मांगेगा। पेटीएम, फोन नंबर डाला, अमाउंट डाला और ओटीपी डाला, 3 क्लिक में आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ क्लिक काउंट करना, एक बार ट्राई करना इस चीज को। जब कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्लिक काउंट करना आपके जो पेमेंट ऐप्स है उसके ऊपर, और एक बार बैंक से वही पेमेंट करके देखना कितने क्लिक लगते हैं। दुगने से भी ज्यादा क्लिक लगेंगे आपके बैंक की ऐप के ऊपर। कोई यूज नहीं करता फिर उसे। तो कहने का मतलब है आपने जो प्रोडक्ट बनाया है किसको दिमाग में रखते हुए बनाया है? इंसान की रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए बनाया कि भैया नंबर ऑफ क्लिक कम, मतलब परेशानी कम होनी चाहिए कस्टमर को। क्यूआर स्कैनर के लिए आपने बस एक बार किया, ऐप को ओपन किया, ओटीपी डाला, जो ये क्यूआर वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट किया, पहला क्लिक, क्यूआर को स्कैन किया, अमाउंट डाला उसके अंदर, या अमाउंट अपने आप आ जाएगा, ओटीपी डाला, खत्म काम। 3 क्लिक में काम हो जाता है। विदिन 3 क्लिक्स योर पेमेंट विल बी डन। हर कोई उसी को यूज करता है। क्लियर है कोई कहानी?